भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ, लेकिन वह भारत की भव्यता से प्रभावित होकर धीरे धीरे घुसपैठ करने लगे और अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 ई में कालीकट के तट पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम है: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश, फ्रांसीसी। ईस्वी सन 1453 में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तांबुल नाम से जाना जाता है, इस्तांबुल पर तुर्कियों ने कब्जा करके यूरोप की बुनियाद हिला दी। अब पूर्व से अधिकतर व्यापार उस्मानियों या फिर मिस्र के जरिए ही संभव था, जो हिंदुस्तान और एशिया के दूसरे इलाकों में मिलने वाले उत्पादों, खासतौर पर मसालों पर भारी कर या टैक्स वसूल करते थे। दूसरी ओर यूरोप के अंदर भी वेनिस और जेनेवा ने एशिया के साथ ज़मीनी रास्तों से सफ़र वाले व्यापार पर एकाधिकार कायम कर रखा था, जिससे दूसरे यूरोपीय देशों, खासतौर पर स्पेन और पुर्तगाल को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने समुद्री मार्ग का खोज शुरू किया। ईस्वी सन 1452 में कोलंबस समुद्री मार्ग द्वारा भारत की ओर निकला, परंतु वह अमेरिका के पास जा पहुंचा। जहां पर कोलंबस पहुंचा था, आज उस जगह को वेस्ट इंडीज कहते हैं। कोलंबस के बाद वास्को डी गामा समुद्री मार्ग द्वारा भारत की ओर निकला। वास्को डी गामा भारत आने में सफल हुआ। ईस्वी सन 1542 में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा गवर्नर बना तथा उसके साथ जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार भारत में किया। पुर्तगालियों के दो मुख्य उद्देश्य थे: पहला, अरबों व वेनिश के व्यापारियों का भारत से प्रभाव खत्म करना तथा दूसरा, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक, जिसे हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, हेनरी द नेविगेटर ने भारत के लिए एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज शुरू कर दी। हेनरिक अपने यूरोपीय एवं व्यापारिक गतिविधियों को पीछे छोड़ना तथा अफ्रीका एवं एशिया के लोगों को ईसाई बनाकर तुर्की एवं अरबों की बढ़ती शक्ति पर रोक लगाना चाहता था। पोप ने भी हेनरी द नेविगेटर के इन प्रयासों का समर्थन किया। भारत में पहला पुर्तगाली तथा पहला यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 ई में भारत आया। वह इस नए समुद्री मार्ग की खोज करके भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर वास्को डी गामा का स्वागत हिंदू शासक जुमोरियन ने किया। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, जिसका अरब व्यापारियों ने विरोध किया। विरोध का कारण आर्थिक ही था, जिसके बाद वास्को डी गामा जिस मसालों को लेकर वापस स्वदेश लौटा, वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका। परिणामस्वरूप इस लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया। इतिहासकारों के अनुसार जब वास्को डी गामा से भारत आने का कारण पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि वह भारत में ईसाई धर्म के प्रचार तथा गरम मसालों के व्यापार के लिए आया है। इस प्रकार 1498 में इस नए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। वास्को डी गामा ने अपने जीवन काल में भारत का 3 बार यात्रा किया था। 24 मई 1524 को वास्को डी गामा का भारत में ही निधन हो गया, जिसके बाद वास्को डी गामा को कोची में ही दफनाया गया। ईस्वी सन 1538 में वास्को डी गामा की कब्र को खोदकर उसके अवशेषों को बाहर निकाला गया और पुर्तगाल ले जाया गया था। ई में हिंद महासागर से सर्वाधिक लंबा समुद्री व्यापार मार्ग अदन से मलक्का तक था, जो गुजरात तथा मालाबार के रास्ते होकर जाता था। ईस्वी सन 1500 के आसपास भारत के किसी भी बड़ी रियासत ने समुद्री मार्गों एवं व्यापार के संबंध में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाया था। सल्तनत काल के अंतिम वर्षों के शासक तथा मुगल शासकों ने स्थल क्षेत्रों या जमीन मार्ग में ही अपनी प्रशासनिक गतिविधियों को केंद्रित रखा, इसलिए समुद्री मार्ग की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका। पुर्तगालियों के आगमन के समय हिंद महासागर के तटीय भाग की राजनीतिक आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था। वास्को डी गामा की इस सफलता से उत्साहित होकर पुर्तगाल ने कैब्राल को 13 जहाजों के एक अन्य बेड़े के साथ अगले ही वर्ष भारत भेजा। कैब्राल 1500 ई में कालीकट पहुंचा। कूटनीति में कैब्राल वास्को डी गामा की बराबरी न कर सका और शीघ्र ही कालीकट के हिंद शासक जमोरियन के साथ उसका मनमुटाव हो गया।
पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई, जिसे जमोरिन द्वारा बाद में बंद कर दिया गया। इस आंशिक असफलता के कारण कैब्राल के स्थान पर वास्को डी गामा को एक बार फिर भारत भेजा गया। 1502 में जब वह भारत आया तब तक पुर्तगालियों ने यह महसूस कर लिया था कि भारतीय व्यापार में उनका फायदा तभी होगा जब अरब व्यापारियों को भारतीय व्यापार से निकालकर फेंक दिया जाए। वास्को डी गामा के आ जाने के बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन शुरू हो गया। 1503 ई में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपना पहला व्यापारिक कोठी बनाया। इसके बाद कन्नूर में 1505 में पुर्तगालियों ने अपना दूसरा फैक्ट्री बनाया। 1505 में पुर्तगाल से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को विधिवत रूप में वाइसराय नियुक्त करके भारत भेजा गया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति के रूप में जाना जाता है। ईस्वी सन 1508 में गुजरात के शासक ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को चौल के युद्ध में परास्त किया, किंतु ईस्वी सन 1509 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा और मिस्र तथा तुर्की के संयुक्त सेना को पराजित किया तथा दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली बन गए। इस सफलता के बाद हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। अल्मीडा ने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने की दिशा में विशेष योगदान दिया, परंतु भारत में पुर्तगाल के व्यापार को आगे बढ़ाने तथा स्थायी रूप से फैक्ट्रियों को स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को प्राप्त हुआ। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ईस्वी सन 1508 में भारत स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था। ईस्वी सन 1509 में अल्बुकर्क को भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अल्बुकर्क ने 1510 ई में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया, जो बाद में भारत में पुर्तगालियों का मुख्य व्यापारिक केंद्र और राजधानी बनाया गया। अल्बुकर्क ने 1511 ई में दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक मंडी मलक्का और हुरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के समय में पुर्तगाली भारत में शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति के रूप में उभरे। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत दी। अल्बुकर्क ने ही अफ्रीका में सोक्रोवा तथा लंका में कोलंबो पर भी अधिकार किया था। अल्बुकर्क अपने उद्देश्य को पूरा करने में गलत सही तरीकों का ख्याल नहीं करता था। कालीकट के राजा जमोरियन की हत्या उसने जहर देकर करवा दी, जिसने पुर्तगालियों के आगमन पर उससे मित्रता का व्यवहार किया था। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे पुर्तगाली साम्राज्य में वृद्धि हो, परंतु यह नीति सफल नहीं हो पाया और इसके परिणाम स्वरूप पुर्तगाली भारतीयों की मिश्रित जाति बन गए, जिससे पूर्व में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना में कोई खास मदद नहीं प्राप्त हुआ। अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों को भी भर्ती किया। अल्बुकर्क के बाद निना डी कुन्हा गवर्नर बना। ईस्वी सन 1530 में उसने अपना कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। उसने गोवा को पुर्तगाल राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। निना दा कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसका हत्या कर दिया। ईस्वी सन 1534 में बसीन और ईस्वी सन 1535 में दीव पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। नीनो डी कुन्हा ने सैंथोमी, जो चेन्नई में स्थित है, हुगली, यह बंगाल में स्थित है, तथा दीव, यह गुजरात में स्थित था। इन सभी जगहों पर नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित किया। भारत में पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। काटेज पद्धति लागू की, जो एक प्रकार का लाइसेंस था। यदि देश का कोई व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता था तो उसे काटेज लेना आवश्यक था, जिसके लिए निर्धारित शुल्क देना होता था। उल्लेखनीय है कि अकबर ने भी समुद्री व्यापार हेतु काटेज को स्वीकार कर लिया था। फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित कीं। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। पुर्तगीज पूर्वी तट के कोरोमंडल, समुद्री तट के मसूलीपट्टनम और पुलिकट शहरों से वस्त्र एकत्र करते थे। मलक्का तथा मनीला आदि पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए नागपनम बंदरगाह का पुर्तगाली विशेष रूप से प्रयोग करते थे।
बंगाल के शासक महमूद शाह द्वारा पुर्तगालियों को चटगांव, सतगांव में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। चटगांव के बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुबली में तथा शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाने स्थापित किए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एक आधिपत्य प्राप्त कर यहां से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। स्थापत्य कला में गौथिक कला का विकास हुआ। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारणों में धार्मिक असहिष्णुता, भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट, भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक नीति तथा मराठी में मुगलों द्वारा विरोध किया जाना था। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुबली से भगाया तथा औरंगजेब ने चटगांव के समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया। 1961 में ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह हुआ, जिसमें पुर्तगाली द्वारा बंबई अंग्रेजों को दहेज दे दिया गया। पुर्तगालियों ने भारत में पूर्व के साथ व्यापार में वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया। यहां से वस्तुओं की खरीद में पुर्तगीज सोना, चांदी तथा अन्य अनेक बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग करते थे। पुर्तगाली भारत से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात होता था। उत्तर पश्चिम भारत में पुर्तगाली वस्तु जीन्स ले जाते थे। भारत से केवल काली मिर्च की खरीद के लिए पुर्तगाली प्रतिवर्ष 1,70,000 क्रूजेडो भारत लाते थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस जेवियर भारत आए और इन्होंने ईसाई धर्म प्रचार भारत में किया। बहुत लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार भी किया। पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर 1961 तक शासन करते रहे।